नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुरी हार का सामना करना पड़ा था, क्या 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जो कि विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस और सपा, राहुल और अखिलेश का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा सीटों पर अपना परचम फहराया था, कुछ उसी तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव में जो विधायक जीते थे और वे उसमें से 9 विधायकों ने सांसदीय पद पर जीत बना ली और वे जीत गए हैं, कुछ हारे भी हैं। तो जो 9 सीटें खाली हुई हैं उन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। शीशामऊ कानपुर की एक सीट ऐसी है जिस पे सपा विधायक इरफान सोलंकी की जीत हुई थी, लेकिन एक आगजनी के मामले में उन्हें 7 साल की सज़ा मिली है, इसलिए उन्हें सीट गंवानी पड़ गई है। तो उस शीशामऊ पर खाली हुई सीट पर भी चुनाव हो रहा है, इसलिए कुल 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहा है। कभी भी चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है इन उपचुनाव के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है और हर पार्टियां इन 10 सीटों पर बाजी मारने के लिए प्लान तैयार कर रही हैं। अब कौन सक्सेस होगा, कौन असफल होगा, कौन सफल होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन अनुमान पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यही लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से इन 10 सीटों पर अपना परचम फहराने जा रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी में 2 फाड़ हो गया है, योगी गुट और शाह गुट, ये दोनों गुट आपस में ही टकरा रहे हैं और अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके अगर शाह योगी पर निशाना साध रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी में जिस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, इन 10 सीटों पर भी उसकी बुरी तरह से हार हो सकती है। शाह गुट बाज नहीं आएगा टिकट के बंटवारे में और योगी गुट को एक भी सीटें नहीं देगा इन 10 सीटों में चुनाव लड़ने के लिए। तो योगी गुट ही शाह गुट को हराने की अंदरूनी कोशिश करेगा। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिन हालातों में है वह उपचुनाव जीतने की ओर नहीं दिखाई दे रही है और सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लगता है कि इन 10 सीटों पर बाजी मार ले जाएगा। तो कौन है वो 10 सीटें, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पहली सीट तो है करहल, जिस पर कि अखिलेश यादव विधायक थे और यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यह सीट 1990 से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल सीट पर जीतते आ रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2022 में एसपी सिंह बघेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको भारी मतों से हराया था। उम्मीद है कि अखिलेश के परिवार से ही किसी को करहल सीट से उतारा जाएगा।
करहल सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कि समाजवादी पार्टी को 100% विश्वास है कि उसी की जीत होने जा रही है। दूसरी उपचुनाव की सीट विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, और अयोध्या जहां पर है, अयोध्या की वह विधानसभा सीट है। इस पर अवधेश प्रसाद पासी विधायक चुने गए थे और इन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया गया 2024 में। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया है अवधेश प्रसाद ने। और यह लल्लू सिंह वही हैं जिन्होंने दंभ भरा था कि हमें 400 सीटें दीजिए और हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान का मुद्दा काम किया है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर, और फिर से उपचुनाव में भी यह मुद्दा काम करेगा। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी, तो लगा था कि अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने जा रही है। लेकिन मिल्कीपुर सीट के विधायक अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से लल्लू सिंह को हराया और उनके संविधान बदलने के दंभ को पराजित किया है, यह सीट बहुत चर्चित है और इस पर हिंदू संगठनों को और भारतीय जनता पार्टी को हार से बहुत ही व्यग्रता है। तीसरी सीट है अलीगढ़ खैर की। यहाँ पर 2 बार जीते योगी के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं 2024 में। तो यह सीट खाली हुई है और उम्मीद है कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी तो निश्चित रूप से खैर सीट भी हार जाएगी और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पर पिछले 2 विधानसभा सीटों पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। चौथी सीट है मीरापुर। मीरापुर बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ से चंदन चौहान जो कि आरएलडी के विधायक थे, उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और बिजनौर सीट से उनकी जीत हुई है। 2022 में चंदन चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत चौधरी को हराया था और 2022 में आपको बता दें कि आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ था और इसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। और यहाँ से चंदन चौहान जो कि लोकसभा सीट बिजनौर जीत चुके हैं, वह सीट खाली हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अगर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जो कि कर चुकी है, एनडीए में शामिल है, अगर वह मुस्तैदी से चुनाव नहीं लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। कुंदरकी संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत मुरादाबाद जिले में है। यहाँ से सपा के विधायक जियाउर रहमान विधायक थे। अब वे संभल सीट से जीत चुके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव। कुंदरकी सीट सपा का गढ़ है और यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी परचम फहराने जा रही है और हो सकता है कि कांग्रेस भी इस सीट के लिए दावा करे। छठी सीट है गाजियाबाद सदर की। यहाँ से
भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग विधायक थे, 2022 में जीते थे और इस बार उन्हें गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने कांग्रेस की डाली शर्मा को हराया है। तो इस सीट पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की भी पैठ अच्छी है। गाजियाबाद सदर सीट पर कांग्रेस इसके लिए भी दावा कर सकती है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दें, लड़ने के लिए अलाउ कर दें। अगली सीट है फूलपुर की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी फूलपुर लोकसभा सीट से हम भी आते हैं, होलागढ़ से। यहाँ से फूलपुर से प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और इन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरनाथ मौर्य को 4000 वोटों से हराया। याद रहे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर जो रैली किया था, उस रैली में इतना भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि उस भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। भीड़ मंच पर चढ़ आई थी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैरंग लौट आए थे। कुछ देर तक इंटरव्यू का दौर चला था। अखिलेश यादव का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया था, लेकिन यहाँ से भाषण नहीं दिया जा सका। उम्मीद है कि इस सीट पर, जो कि बहुत कम मार्जिन से अमरनाथ मौर्य की हार हुई है, हो सकता है कि अमरनाथ मौर्य को ही यहाँ से फिर लड़ाया जाए विधायकी के चुनाव के लिए और इनकी जीत भी हो सकती है, क्योंकि फूलपुर भी समाजवादी पार्टी कई बार जीत चुकी है। अगली सीट है मझवा, जो कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से के अंतर्गत है। यहाँ से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक थे और बिंद भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, 2024 लोकसभा चुनाव। अब यहाँ पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और अपना दल के साथ समझौता हुआ है, तो हो सकता है कि निषाद पार्टी ही यहाँ पर अपना परचम फहराए। 9वीं सीट है कटेहरी, जो कि अंबेडकर नगर के अंतर्गत आती है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट और अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत यह सीट है। यहाँ से सपा के विधायक लालजी वर्मा थे, जो कि 2022 में भारी मतों से जीते थे। वैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारी जरूर थी, लेकिन बीएसपी को भी अच्छा खासा यहाँ पर वोट मिलता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। इस तरह से कटेहरी सीट पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। 10वां सीट है शीशामऊ, जो कि मैंने पहले ही बताया था, कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत है और 2022 में यहाँ से सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। इरफान सोलंकी को एक आगजनी के मामले में 7 साल की कैद हुई है और विधानसभा सीट से इन्हें अयोग्य ठहराया जा चुका था। कांग्रेस यहाँ पर दावा ठोक सकती है, क्योंकि कांग्रेस कानपुर सीट से लड़ी थी और बहुत कम मार्जिन पर उसकी हार हुई थी। अब देखना है कि इन 10 सीटों पर जहां पर कि उपचुनाव होने जा रहा है,
किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले हिंदुत्व का मुद्दा गर्म किया था, राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे को समझ लिया था कि यह ब्रह्मास्त्र है, हम इससे जीत हासिल कर लेंगे और एक तरफा जीत होगी। 2014 और 2019 से भी ज़्यादा सीटें हमें मिलेगी और मिशन 80 का अभियान लगभग 2 साल से चलाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मिशन 80 यानी कि 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी। आरएसएस के प्रचारक भी जुटे हुए थे जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की पूरी मशीनरी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था ही, लेकिन इतने संसाधन और इतनी दौलत चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आईटी, आरएसएस के प्रचारक, राम मंदिर का मुद्दा, इन सब के होते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और वह 33 सीटों पर अटक गई। चली थी 80 की 80 सीटों पर जीतने, लेकिन 33 सीटों पर आ गई। 2014 में 72 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कुल 282 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में 62 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी और केंद्र में इसे कुल 303 सीटें मिली थी और बड़ी ठसक के साथ सरकार चलाया था 5 साल। और इन 5 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने अहंकार और तानाशाही रवैये का परिचय दिया था, उससे जनता कहीं न कहीं भुक्तभोगी जरूर हो गई थी। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और उसके ऊपर संविधान की छौंक कि संविधान को हम खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का यही दंभ ले डूबा और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई। उत्तर प्रदेश में बुरी हार होने की वजह से ही बैसाखी सरकार बनती है केंद्र में। एनडीए सरकार, इसे मोदी सरकार का नाम नहीं दिया जा रहा है। मोदी सरकार 2014 और 2019 में थी, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार है और यह एनडीए सरकार जो 2 बैसाखियों पर चल रही है, कब ढह करके गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार अलग मुंह फुलाए हुए बैठे हैं और जिस तरह से दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो रस्साकसी बिहार में चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी चौबे बयान दे रहे हैं और बड़ी खामोशी और संयम से नीतीश कुमार इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से खुश नहीं हैं। जब से अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बिहार में दंभ भरा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तो लेगी जरूर, लेकिन गठबंधन पर डिपेंड नहीं रहेगी, नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाएगी, बल्कि अपनी पार्टी के किसी कद्दावर नेता को चेहरा बनाएगी और चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया उससे यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने जा रही है 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में। उसके बाद से ही बिहार का सियासी गणित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, अंदरूनी जंग है और वह जंग कब विस्फोटक हो जाए और नीतीश कुमार
एनडीए सरकार से, जो कि दिल्ली में मोदी की सरकार के रूप में जानी जाती है, इससे कब समर्थन वापस ले लें कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और यह मांग आज की नहीं है। और इस मांग के साथ चिराग पासवान भी खड़े हो गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की ताकत बढ़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी उनके साथ विशेष राज्य के मामले में साथ है। और अगर नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान विशेष राज्य के दर्जे की मांग न माने जाने पर, और बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी इस मांग को मांगे। आपको हम याद दिलाएं कि ओबीसी जनगणना कराने के लिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार 2022 में नरेंद्र मोदी से मिले थे दिल्ली आकर के, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की जनगणना कराने की बात डिमांड रखी थी। लेकिन उस डिमांड को नरेंद्र मोदी ने सिरे से नकार दिया था, क्योंकि आरएसएस कतई नहीं चाहता कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए और ओबीसी जनगणना कराने के बाद तो उन्हें और ज़्यादा आरक्षण दिया जाने का प्रस्ताव था। नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था और कहा था कि जाइए बिहार में अपने स्तर पर, अपने राज्य में आप जनगणना ओबीसी की करा लीजिए, हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया और जा करके जनगणना कराया, जिसमें 63% ओबीसी पाए गए और उनके लिए 65%, उनके लिए ही नहीं बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिला करके 65% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। और बाद में यह पटना हाई कोर्ट में मुकदमे के रूप में जाता है और वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी की हार होती है। अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि सिर्फ एक ही मांग नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की, बल्कि एक और मांग जो कि ओबीसी जनगणना की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए। और नरेंद्र मोदी इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। विशेष राज्य के दर्जे की जहां तक बात है, यही डिमांड नायडू का भी है कि आंध्र प्रदेश को एक बड़ा पैकेज दिया जाए नई राजधानी बनाने के लिए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इस तरह से नायडू और नीतीश दोनों नाराज चल रहे हैं और यह नाराजगी किसी एक विषय पर नहीं है, कई विषयों, कई एजेंडों को लेकर के है। नरेंद्र मोदी एक भी एजेंडा मानने के पक्ष में नहीं है। अगर ओबीसी जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराने की बात करते हैं तो संघ नाराज हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वह भी भंग हो जाएगा। और इसका श्रेय, अगर नरेंद्र मोदी कराते हैं जनगणना ओबीसी की, तो नरेंद्र मोदी को फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका श्रेय नीतीश कुमार को चला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में इसकी मांग कर रहे, ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे कांग्रेस और सपा को भी इसका श्रेय चला जाएगा कि इन्हीं पार्टियों के जोर देने पर ओबीसी की जनगणना हुई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव जीतने की तो बात दूर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से भी हाथ धोने वाली है और अभी इसकी समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में उपचुनाव तो हारेगी ही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से उसकी सरकार भी चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।